चलो अच्छा, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज से 10.2 कवर कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 10.3। आज कुछ नहीं करेंगे, केवल कॉपी पेन बंद कर लो, केवल सुनो मेरी बात को, केवल इंट्रोडक्शन होगा इसका। कहने का मतलब क्या है, हमारा एक्सरसाइज हमारी होगी आज 10.3 और 10.3 का सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग क्या देखेंगे, इसका इंट्रो देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दो। इंट्रो में हमें क्या पढ़ना है समझिएगा। इसमें हमें बेसिकली पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर प्रोडक्ट, ध्यान दो, स्केलर प्रोडक्ट की बात करूं अगर मैं, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है जरा ध्यान दो बेटा। स्केलर प्रोडक्ट सुनिए, आपको मैंने एक क्लास 11th की फिजिक्स में भी बताया था, वेक्टर एनालिसिस पर दो तरीके से प्रोडक्ट बताए गए थे। एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट के बाद बात करते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ जरा, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है। अगर हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है हमारे पास, बी है। ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है। अगर हमने कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं और ये दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हैं। अगर ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, कहने का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा, वो क्या होगा, ए बी कास थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, ए बी कास थीटा। या यहां से मैं कह सकता हूं कास थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान, इसे हम लोग बोल सकते हैं ए बी। तो यहां पर एक चीज समझिएगा बेटा, यहां पर स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब ध्यान दो, ये हमने जो लगाया ना, ये हमारा क्या कहलाता है, डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब सुनिए आगे, अब यहां पर हम बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। तो केस नंबर फर्स्ट में हमने कहा, थोड़ा समझिएगा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू द ईच अदर। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब एक चीज और देखा गया, सेम डायरेक्शन है। अगर दो वेक्टर, ध्यान दो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। और जब 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास 0। और आप सबको पता है कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो समझिए जरा ये क्या कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा है इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू द ईच अदर देन इट्स डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मतलब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है। ठीक है, चलो अब यहीं पर हम बात करते हैं। अगर केस नंबर 2 की बात करता हूं तो केस नंबर 2 क्या कहता है, जरा ध्यान दो बेटा। केस नंबर 2 की बात करेंगे तो हमने कहा इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अब ध्यान दो, ये पैरेलल तो हैं बट ये सिंबल ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया गया, इसका मतलब ये एंटी पैरेलल कहलाते हैं। अब जब एंटी पैरेलल हो जाएगा बेटा तो हम कहेंगे देन थीटा विल बी 180 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा 180 हो जाएगा, इसका मतलब ध्यान दो, मान लो हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल कितना बनेगा, 180 बन जाएगा। और जब 180 बनेगा तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कास 180।
और cos 180 की वैल्यू होती कितनी है तो आपको पता होनी चाहिए। cos ये हो गया हमारे पास क्या, cos 180 डिग्री। अब ध्यान दो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी cos 180 वैल्यू -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी आ गया। ये हमारे पास बात समझ में आ गई। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस का ए बी आ गया। क्लियर है। चलो अब यहीं पर अगर हम बेटा केस थर्ड की बात करते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं, तो केस थर्ड में अगर हम ध्यान दें तो केस थर्ड में हमने कहा कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ये किसका सिंबल है, तो परपेंडिकुलर का सिंबल हो गया। जब परपेंडिकुलर होंगे, जब परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना बनेगा हमारे पास, देन थीटा विल बी 90 डिग्री, और 90 डिग्री बनेगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी cos 90। और आपको पता है cos 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए बी इंटू 0, और 0 हो जाएगा तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0 आ गया। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस होगा कि भैया अगर दो वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कितना हमारे पास है, 0 है। अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। इफ अगर कभी आपको प्रूव करने के लिए बोल दे कि सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट्स मीन दैट these dot product should be equal to 0, these dot product should be equal to 0। क्लियर हो गया। चलो अब आगे अगर हम बात करते हैं बेटा, इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। चलें आगे। अब आगे बात करते हैं तो हमारे पास ये, अरे भाई ये क्या आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो आगे बात करता हूं तो हमने कहा एक नोट पॉइंट डाल के लिख लिया भैया, जरा ध्यान दो बेटा। नोट पॉइंट में हमने क्या किया, पहला पॉइंट ध्यान दो, हमने कहा आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू हमारे पास वैल्यू होती है 1। जरा ध्यान दो क्या कहती है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब ये क्या कह रहा है समझिएगा जरा, यहां पे ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा, जरा ध्यान दो। अगर मैं कहूं, ध्यान दो, अगर मैं कहूं मैं अपने आप के क्या हूं, पैरेलल हूं। हर एक बॉडी अपने आप के क्या होती है, पैरेलल होती है। हर एक बॉडी अपने आप के क्या होती है, पैरेलल होती है। और आपको बताया गया था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में मैंने आपको बताया ही था कि भैया अगर मान लो ये हमारे पास आई कैप है, ये जे कैप है और ये क्या होता है, के कैप। इसे आप बोलते थे जेड एक्सिस, इसे बोलते थे वाई एक्सिस, और इसे बोलते थे एक्स एक्सिस। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर फ्रॉम द वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर फ्रॉम द जेड एक्सिस। आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं अपने आप के ही पैरेलल हो जाऊं, ध्यान दो, हर एक व्यक्ति अपने आप क्या है, पैरेलल है। मेरे समान कौन हो सकता है, मैं ही तो हो सकता हूं। मेरे इक्वल कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मैं हो सकता हूं। और इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरे पैरेलल है या मेरे इक्वल होता है ना, सबके इक्वल। आप सबके इक्वल कौन है, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ठीक है, इसका मतलब समझो ये कहां से आया, समझिएगा जरा बेटा। देखो इनके बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं ए कैप एंड ए कैप, आई कैप एंड आई कैप, तो आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा, डेफिनेटली कितना होगा, आई कैप एंड आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। और जब 0 होगा, ध्यान दो, और आई कैप क्या होता है, ऐसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर,
और यूनिट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। जब 1 होता है तो वेक्टर ए आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पहला वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेक्टर इंटू कास थीटा। अरे ये ऐसे समझो भाई, अभी आपको पढ़ाया ना, क्या पढ़ाया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास थीटा होता है, हाँ पता है। अब ध्यान दो, इसका मतलब अगर मैं कहूं आई कैप डॉट आई कैप, तो इसका मतलब ए का काम कौन कर रहा है, आई कैप, बी का काम कौन कर रहा है, बी वेक्टर का काम कौन कर रहा है, तो आई कैप वो भी काम कर रहा है। या जे ले लो या के ले लो, समझिएगा जरा इस चीज को समझिएगा। अरे कहने का मतलब ध्यान दो, अगर मैं कहूं एक वेक्टर हमने इस तरफ लिया, मान लो ए वेक्टर है इस तरफ है और बी वेक्टर भी इस तरफ है, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा, एक ही डायरेक्शन में 0 बनेगा। और एक चीज बताया, एक्स वाई एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, इसका मतलब एक्स और वाई के बीच का एंगल 90, एक्स वाई के बीच का एंगल 90, वाई जेड के बीच का एंगल 90 और जेड और एक्स के बीच का एंगल 90। इसका मतलब एक्स वाई एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। क्लियर है ना, क्लियर इतनी बातें। सुनो आगे इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, फिलहाल आपको इसकी बहुत अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन समझो थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। भैया ए वेक्टर की वैल्यू आई कैप, बी वेक्टर की वैल्यू आई कैप। अगर बताओ अच्छा ए का काम कौन कर रहा है, आई कैप, जहां पर ए क्या होता है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इस तरह ए वेक्टर का काम कौन कर रहा है, आई कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, ये सिंबल किसका होता है, मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का काम कौन कर रहा है, आई कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड लिख लो, इनटू क्या लिख लो, कास थीटा। तो हमारे पास बताओ किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, इनटू किसी भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1। और यहां पे कास थीटा नहीं भैया, कितना एंगल रखोगे, 0, और कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां पे बताओ कितनी वैल्यू आई इसकी, 1 इंटू 1 इंटू 1 आया कि नहीं आया। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये पहला रिमार्क्स पॉइंट था। क्या ये बात क्लियर है सभी को, माइंड में बैठी, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। सभी लोग, आप सही टीचर आपको बता देंगे ऐसा 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 1 होता है, लेकिन क्यों होता है, बात समझ में आ गई, पक्का। अच्छा दूसरा पॉइंट ध्यान दो बेटा, यहां पे सेकेंड पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, टीचर बताएगा आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, आई जे के और के आई की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। समझो कैसे होती भाई, अगर किसी एक को ले लो, जे के को ले लो या वाई जे को ले लो, आई जे को ले लो, चलो ध्यान दो बेटा, आई डॉट जे इक्वल टू क्या होगा, यही तो कहेगा आई का कैप डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इनटू क्या कहेगा, कास थीटा। अगर आप ये बताओ, ये कहां से आपने लिया, एक्स एक्सिस से, जे कैप कहां से है, वाई एक्सिस से, एंड द एंगल बिटवीन द एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच का एंगल कितना बनता है, 90। तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी भैया हमारे पास, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। थीटा कितना होगा, 90। तो बताओ आई डॉट जे इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू कास 90, और कास 90 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 होगी तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो आई डॉट जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। ऐसे ही देखो, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, जेड, तो वाई और जेड का एंगल भी कितना बनेगा, 90। इनके बीच का जेड है और ये एक्स है, तो जेड और एक्स के बीच का एंगल भी कितना बनेगा, 90। चाहे एक्स वाई हो, चाहे वाई जेड हो, और चाहे जेड एक्स हो, सब के बीच का एंगल कितना बनेगा जाकर के, 90 डिग्री। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को। तो एक पॉइंट याद रखना है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है, 1। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और आई जे के और के आई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो
अब इसको तो हाँ ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। हाँ, पहला पॉइंट क्या समझ में आया बेटा? पहला पॉइंट समझ में आया कि आई डॉट आई लिख दे रहा हूं इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 1 होगी। यह भी यूज में आएगा हमें। आई आई जे जे और के की वैल्यू कितनी होगी? 1। सेकेंड भैया पॉइंट ध्यान दो। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बेटा? आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। आई जे के आई की वैल्यू कितनी होगी? 0। तीसरा, थर्ड पॉइंट ध्यान दो भैया। अब सुनो, अब एक चीज मैं बताऊंगा भाई, ये हमारे पास ए वेक्टर है बेटा, और ये भी हमारे पास क्या है? ए वेक्टर है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से जो मैग्नीट्यूड होगा, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। या इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। क्या कह रहा है? किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। वही चीज है भैया, ध्यान दो। क्या? अगर मैं बात करूं, मेरा मुझसे ही मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरा जो मैग्नीट्यूड आएगा या डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या होगा? मेरे मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। क्यों? ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, आपको पता है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। अब जरा ध्यान दो, ए डॉट ए का काम कौन कर रहा है? ए। और बी का काम कौन कर रहा है? ए। बी का काम भी कौन कर रहा है? ए। तो ए के प्लेस पर तो ए और बी के प्लेस पर भी ए इंटू कास। अब बताओ, मैं खुद के ही क्या होऊंगा? पैरेलल। और पैरेलल का मतलब कितना? 0। तो एंगल कितना बनेगा? 0। तो क्या हो जाएगा? ए इंटू 1, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये हमें अभी यूज आएंगे ना, इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूं कि अगर कहीं पर मान लो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर। डी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर। क्यों हो रहा? समझ में आ रही बातें? चलो आगे, क्योंकि भैया इस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे, तो उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, अब सुनो आगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करते हैं बेटा? हम लोग बात करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अरे कहने का मतलब समझो भैया, कहने का मतलब है कि चाहे तो समझो, जैसे हमारे पास x इंटू वाई प्लस जेड लिखा हो, तो चाहे पहले आप इनको दोनों को ऐड करके x से मल्टीप्लाई कराओ, तब भी एक बात क्या होती है? वही आएगा आंसर। और चाहे तो दोनों को पहले अलग अलग मल्टीप्लाई करा लो, उसके बाद क्या कर लो? ऐड कर लो। वो बातें क्या होंगी? सेम होंगी। बातें क्या होती हैं? सेम होती हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो, एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट ध्यान दो बेटा, पॉइंट नंबर 5, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर का मतलब समझो, ये सब पॉइंट समझिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिखा जा सकता है। क्लियर है बातें? चलो, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, और समझो, एक बहुत अच्छा रिमार्क्स पॉइंट लगाएंगे हम लोग, एक बहुत ही अच्छा रिमार्क्स पॉइंट लिखाएंगे। क्या? अभी तो समझा रहे हैं, एग्जांपल समझिएगा थोड़ा सा, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज always the dot product of the two vectors is always scalar। मतलब दो स्केलर प्रोडक्ट या दो वेक्टरों का, डॉट का मतलब एक नाम से और जानते हैं भाई, किसके नाम से जानते हैं? स्केलर। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर।
दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमेशा और हमेशा क्या पाया जाता है, स्केलर ही पाया जाएगा। समझ में आई बातें? ठीक है, इतनी पॉइंट समझ में आ गई, क्लियर है ना? चलो अब सुनो आगे। अब आगे हम बात करते हैं, तो एक टॉपिक हमारा आएगा। देखो अभी ये इंट्रोडक्शन आकर आपके दिमाग में बैठ गया तो मैं कह रहा हूं आपको एक्सरसाइज अपने आप से खोल लो, हर एक क्वेश्चन लग जाएगा, हर एक क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। अब मैंने अगला टॉपिक बात किया, प्रोजेक्शन की बात करता हूं बेटा। किसकी बात करता हूं? प्रोजेक्शन। तो एक क्वेश्चन ऐसे दे देता है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान दो क्या है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स बेटा। प्रोजेक्शन का मतलब ऐसे बोलेगा, ध्यान दो, मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ठीक, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी। ए और बी दो वेक्टर हमारे पास हैं। कहेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है वो वेक्टर बी पर है। वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है वो कहां पर है, वेक्टर बी पर है। ठीक, तो क्या करना है, लिखना क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए नहीं बी, जो बाद में लिखा हो, जिस पर करना हो। तो वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कहा गया ना, तो नीचे क्या रखना है, वेक्टर बी रखना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा ऐसे पूछेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए। तो अब कुछ नहीं करना है, ऊपर वही चीज रखना है भैया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान, बट नीचे क्या कर देना है आपको, यहां पे क्या लिखा था, ए, तो यहां क्या लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, नॉट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए रखना है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो एक चीज ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं दिमाग लगाता हूं, ध्यान दो। ए, इसको आप क्या लिखते हो, अभी एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, ये आपने पढ़ाई था, इसमें एक पॉइंट आउट ऐड कर लो। क्या ऐड करना है, पॉइंट नंबर 6, कि भैया वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब है स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई पूछे ये कैसी क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और अगर हम इसके ए ऐसे लिख दें, अब ये क्या हो गई, वेक्टर। अगर हम अब बना दें तो अब क्या हो गई, स्केलर, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड बन गया। और अभी तक क्या था, ये अभी तक क्या बना था, ये वेक्टर बना था, और अभी भी क्या है, ये स्केलर। अब क्या है, स्केलर। अब क्या बन गया, वेक्टर। अब क्या बन गया, स्केलर। इसका मतलब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक, चलो अब सुनो आगे। हाँ, तो ये बात समझ में आएगी। एक चीज ध्यान दो बेटा, अभी आपको कुछ दिन पहले नहीं, हाँ पहले बताया था, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, कि भैया यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर को हम लोग किससे नोट करते थे, कैप से। ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपान ए। हाँ, वही मैग्नीट्यूड बोलो या ए बोलो, चाहे तो आप इसको ऐसा लिख लो और चाहे तो ऐसा लिखो। ठीक है, तो इसको जरा अच्छे से ध्यान दो। तो क्या इसे बेटा हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं भाई। ध्यान से देखो जरा, अगर यहां पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, तो देखो जो एक्स वाई अपान जेड लिखा है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या हम इसे x इंटू वाई अपान जेड लिखेंगे, तब भी तो वही बात हुई कि नहीं हुई? बात तो वही हुई ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दो, क्या है ये क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ, अरे भाई बी वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। कहलाता नहीं कहलाता? तो क्या इसे हम इक्वल टू ए वेक्टर, और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर कैप लगा करके, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी कैप। क्या लिख सकते हैं, बी कैप। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए एंड द ए बी कैप। बी कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ द बी।
यूनिट वेक्टर ऑफ द बी है। उसी तरीके इसको जरा ध्यान दो, इसे आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान दो बेटा, ये क्या कहलाया, ये कहलाया हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो ये हमारा पास क्या है, बी वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ द ए। कह सकते नहीं कह सकते? अरे तुमको ये फार्मूला याद रखना है बस, क्या अगर बी कहेगा तो नीचे बी रख देना, अगर ए पर कहे तो ए रख देना। ठीक है, पक्का? फिर समझ लो थोड़ा सा भाई क्या कह रहा है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। अभी बताया ना यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही तो कहेगा, बी वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इसी तरीके से यहां पर जरा ध्यान दो, बी वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। यहां पर जरा ध्यान दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए था, तो इसे हम ए वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू या डॉट कह सकते हैं बी वेक्टर। तो ये हमारा क्या कहलाया, यूनिट वेक्टर कहलाया, किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा, परेशान ना हो, एग्जाम्पल लेकर के हम समझाएंगे भी। फार्मूला समझ में आया, नहीं समझ में आया? इतना याद रखो भाई कि ए का बी पर पूछे तो ऊपर दोनों का डॉट कराओ, और जिस पर पूछे उसको कहां रखो, नीचे। यहां पर ए पर पूछ रहा है तो ए नीचे रखा, बी पर पूछ रहा है तो बी नीचे रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग एक बात करते हैं भैया, डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर लेता हूं। चलो, डायरेक्शन कोसाइंस ये क्या होती है सर? ये कुछ नहीं होता यार, डायरेक्शन कोसाइंस का ध्यान दो बेटा। आपको भी थोड़ी समय पहले मैंने एक चीज बताई थी, ये क्या है हमारे पास, मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस। मैंने बताया एक्स वाई एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। एक्स वाई एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो श्योर सी बात है ये उनका क्या कहलाएगा भैया, ऑरिजिन कहलाएगा। और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा कितने होते हैं, 0, 0, 0। आपने अभी तक 10th में 2D पढ़ा था तो 0, 0 पढ़ते थे। ये एक्स वाई और जेड आ गया, इसका मतलब क्या आ गया है, 3D आ गया है। तो एक्स वाई जेड और एक्स वाई और जेड पढ़ेंगे। इसको हमने क्या बोला बेटा, ऑरिजिन बोल दिया। ये हमारे पास क्या है, ऑरिजिन है। इसका नाम क्या दे दिया, ओ। इसका नाम दे दिया हमने ओ, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, ओ दे दिया। ठीक है, छोड़ो। और यहां पर एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम हमारे पास क्या है, पी है। क्या है, पी। और पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, वाई, जेड। अच्छा एक चीज ध्यान दो, सिंपल सी बात समझो यार। जैसे आपके पास 2, 3 लिखा होता था, तो 2, 3 का मतलब आप क्या समझते थे, यही समझते थे कि एक्स एक्सिस पर आप 2 यूनिट कवर किए हैं और वाई एक्सिस पर 3 यूनिट। कहने का मतलब अगर ये पॉइंट बनाना होता था तो कहते थे ये 2 है और ये 3 है, तो ये पॉइंट मिला करके क्या बन गया, 2, 3। ये तो कहते थे, यही कहते थे। तो जेड आ गया तो इसका मतलब जेड एक्सिस पर भी कुछ ना कुछ कवर किया हो गया होगा। मान लो 4 है तो ये इसका मतलब क्या है, 2, 3, 4। वही से ही वैसे ही ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि भैया कोई पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पर एक्स यूनिट चला, वाई एक्सिस पर वाई यूनिट चला और जेड एक्सिस पर जेड यूनिट चला। आई बात समझ में, आई बात समझ में? ठीक है, अगर आप इसको यहां से यहां पर मिला दो तो क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। और मैंने बताया था आपको कि वेक्टर कैसे निकालते हैं। ये आपका x1 है बेटा, ये y1 है, ये z1 है। x1 y1 और क्या आ गया हमारे पास, z1 आ गया। और इसको मान लो हमारे पास क्या है, x2, ये क्या है y2 और ये क्या हमारा z2। दो पॉइंट्स के बीच का वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में समझो। अगर आपसे कोई पूछे ओपी वेक्टर क्या होगा, तो ओपी वेक्टर होता है x2 माइनस x1। बताओ, x एक्सिस है ना, और भैया x एक्सिस से यूनिट वेक्टर आप क्या लेते हैं, i कैप, इधर से j कैप और इधर से क्या लेते हैं, k कैप। लेते नहीं लेते हैं? तो इसका मतलब x एक्सिस से तो क्या होगा, i कैप हो जाएगा। y एक्सिस से क्या होगा, y2 माइनस y1 j कैप हो जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 k कैप हो जाएगा।
ठीक है, चलो। तो अगर मैं सच्ची सच्ची ओपी वेक्टर यहां पे निकालना चाहूं तो बताओ x2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो x माइनस 0 क्या होगा x, तो क्या कहूंगा x i कैप प्लस का y j कैप प्लस z k कैप, यही तो आएगा हमारे पास ओपी वेक्टर आएगा। क्या आएगा ओपी वेक्टर। अगर ओपी वेक्टर आ गया, ओपी वेक्टर आ गया, देखो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 i कैप, y माइनस 0 मतलब y j कैप, z माइनस 0 मतलब z k कैप। ठीक, सुनो, अगर बेटा हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, कोई बताएगा। हाँ ध्यान दो, इसे हम ओपी वेक्टर कहें या ओपी कहें, क्या था याद करो, इसका मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होती है इसकी डिस्टेंस, इसका मतलब O से लेकर के P तक की क्या डिस्टेंस, और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। फार्मूला क्या होता था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर z आ गया है तो क्या कहेंगे, अगला जोड़ देंगे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो भैया ध्यान दो, तो अगर यहां पे निकालो तो OP इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो, छोड़ो ये तो डिस्टेंस का फार्मूला था, नहीं ये नहीं लगाना है, लगाना क्या है समझो। फार्मूला क्या कहता था, किसी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो रूल कहता है भैया i के कोफिशिएंट का स्क्वायर लगाओ, पहले सबसे पहले अंडर रूट लगाओ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो i का कोफिशिएंट कितना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, नहीं j के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब z स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर y स्क्वायर और क्या आ गया है z स्क्वायर आ गया। तो बेटा यहां पर ध्यान दो, अब बात आती है कोसाइंस, कोसाइन का मतलब कास, कोसाइन मतलब कास। ध्यान दो, हमने कहा कि ये एंगल हमारे पास अल्फा बना रहा है x एक्सिस से, y एक्सिस से हमारा एंगल बीटा है और z एक्सिस से एंगल इसका कितना है गामा। तो जो अल्फा बीटा और गामा है इनके साथ क्या लगा दो, कास लगा दो, तो क्या कहलाते हैं, कोसाइंस कहलाते हैं। तो भैया क्या होगा, कोसाइंस, कोसाइंस क्या कहलाएंगे, कोसाइंस होंगे हमारे पास कास अल्फा, कास बीटा एंड कास गामा। कास बीटा, कास अल्फा, कास गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है, चलो कास अल्फा को बेटा हम लोग L से भी नोट करते हैं, कोसाइन को L से भी नोट करते हैं। L इक्वल टू क्या होता है, होगा क्या, ध्यान दीजिए भैया, कहता क्या है भैया, देखो अल्फा कहां से लिया गया है, x एक्सिस से, कहां से लिया गया है, अल्फा x एक्सिस से है, तो x एक्सिस मतलब i कैप, x एक्सिस मतलब i कैप, तो i कैप का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे x, तो यहाँ क्या कहेंगे हम लोग x अपान, अपान क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी तरीके से कास बीटा जो होगा इसको बोलते हैं m, और m इक्वल टू क्या होगा, कहां से है, y एक्सिस से, देखो बीटा कहां से है, y एक्सिस से, और जब y एक्सिस से है तो यहां पर क्या हो जाएगा यार, y अपान क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर नहीं रखना है, मैग्नीट्यूड रखना है, जरा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर नहीं रखना है, क्या रखना है, मैग्नीट्यूड रखना है। अच्छा ठीक है, इसी तरीके से बेटा हम क्या कह सकते हैं, कास गामा, तो कास गामा, तो गामा कहां से है, जेड एक्सिस से, तो जेड अपान ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रख देंगे, अपान मैग्नीट्यूड ऑफ द ओपी वेक्टर। आई बात समझ में, क्लियर है ना, बस। तो ये था हमारे पास क्या, कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा। अच्छा, इनके बीच का एक रिलेशन भी होता है बेटा, एल एम और इसे बोलते हैं एन, एल एम एन, इनके बीच का एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू सबका मालिक एक, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। समझ में आ गई बातें। चलो एक बढ़िया से छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, सारी चीजें उसमें मैं आपको समझा देता हूं, जितनी बातें आज तक बताई अभी तक। ठीक है, आओ
पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन ले लिया बेटा। क्वेश्चन हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 4k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू लिखा हुआ है i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। मान लो ये वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस वेक्टर में, दो वेक्टरों में एक चीज फाइंड करना सीख लेते हैं कि सर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड को चाहे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो और चाहे तो ए बोलो। तो मैंने बताया था अंडर रूट होता है आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोएफिशिएंट है 2 का स्क्वायर करो भैया 4, जे का कोएफिशिएंट है 3 का स्क्वायर हुआ 9, प्लस के का कोएफिशिएंट है 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 4 20 प्लस 9 इक्वल टू 29। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया, 29 आ गया। इसी तरीके से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बी। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट होता है आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, जे का कोएफिशिएंट भी कितना है -1 है। ध्यान दीजिएगा, जे का कोएफिशिएंट है -1, तो -1 का स्क्वायर बच्चा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो भैया कर लो 1। जे के का कोएफिशिएंट कितना है 2 का स्क्वायर होता है 4 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया 6। अंडर रूट कितना आ गया 6। तो दो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपने सीख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ध्यान दो, दूसरा स्टेप ध्यान दो। आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं, पहला स्टेप क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन हो गया, नंबर 3 क्वेश्चन हो गया। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकाला जाता है, ध्यान दो। सबसे पहले वेक्टर लिख लो 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप, और डॉट लगा लो भैया किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो i कैप माइनस j कैप और प्लस का 2k कैप। कर लेंगे सभी लोग, आई होप कर लेंगे सभी लोग। अच्छा ठीक है भैया, देखो कुछ बात नहीं यार, जैसे मान लो x - 2 इंटू x प्लस 4 लिखा होता तो क्या करते थे आप, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, यही तो करते थे। तो यहां भी वही करना है, कोई अलग सा काम नहीं करना है। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, ऐसा ही तो मल्टीप्लाई किया जाता था। तो कोई अलग सा तो मल्टीप्लाई नहीं है ना इसका, तो मल्टीप्लाई हमारा वैसा ही है। तो वैसा ही तो जरूर आप समझो कैसा मल्टीप्लाई, जरा ध्यान दो बेटा, ध्यान दो भैया। 2 पहले तो नंबर यहां कितना लिखा है 1, 2 1 जा 2, आई का आई से तो आई डॉट आई, 2 का इससे कराओ तो प्लस माइनस -2 आई इंटू किससे, जे से, आई डॉट जे। अब इसका इससे तो 2 2 जा 4 और आई इंटू जे, आई इंटू के, आई इंटू के। आई का पहले आई से, आई का जे से, आई का के से, काम कर दिया। अब ध्यान दो, इसका भी इससे कराओ, 3 1 जा 3 प्लस का j इंटू आई हो जाएगा, j इंटू आई हो जाएगा। अब j का इससे कराओ प्लस माइनस, माइनस 3 1 जा 3, j डॉट j, ठीक है, j डॉट j आ गया। अब इसका k से कराओ तो प्लस 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 3 2 जा 6, 6 j इंटू क्या हो गया, k कैप हो गया। अब k इसको उठाओ, इससे कराओ 4 1 जा 4, k कैप डॉट i कैप। अब इसको इससे उठाओ तो प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, k डॉट j, k डॉट j। अब इसका इससे करो 4 2 जा 8, 8 k डॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, k। ये आ गया बेटा हमारे पास। अब यहां पर ध्यान दो, 2 इंटू, मैंने अभी एक चीज पढ़ाया था, i डॉट i की वैल्यू कितनी होती है 1, तो i डॉट i कितना हो गया 1, माइनस i डॉट j की वैल्यू कितनी होती थी 0, प्लस 4 इंटू i डॉट k की वैल्यू कितनी होती थी 0, j डॉट i की वैल्यू कितनी होगी 0, माइनस i डॉट i की वैल्यू कितनी होती थी 1, प्लस j डॉट k की वैल्यू कितनी होती थी 0, 0 लगा दिया। 4 इंटू
के डॉट आई की वैल्यू 0 माइनस के डॉट जे की वैल्यू कितनी 0 0, के डॉट के की वैल्यू कितनी 1, तो 8 इंटू कितना आ गया 1 आ गया। देखो ये भी 0 हो गया, इसका भी काम खत्म, ये भी काम खत्म, ये भी काम खत्म, ये भी खत्म, ये बचा हुआ, ध्यान दो क्या बचा हुआ। अब बचा क्या हमारे पास, यहां से बचा 2, क्या निकाल रहे थे हम लोग, निकाल रहे थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, बचा हुआ है 2 1 जा 2, और यहां से ये 0 कोई मतलब नहीं, ये 0 कोई मतलब नहीं, ये 0 कोई मतलब नहीं, 3 1 जा 3 माइनस का 3, और वो 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा हुआ है प्लस का 8, तो प्लस का 8 बचा हुआ। क्या बचा हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू भैया आया हमारे पास 2 माइनस 3 प्लस का 8, ठीक आया था ना, प्लस का 8, हाँ ठीक। अब ध्यान दो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 8 2 10, 10 माइनस 3 मतलब 7, 7 आया। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कितना आया 7। भैया ये सब कुछ नहीं करना है, 1 मिनट का काम है, एक नहीं 30 सेकंड का काम है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना 30 सेकंड का काम है। क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, आपको आई वाले का, जे वाले का और के वाले के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो, बाकी कुछ नहीं करना है। तो बताओ 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 4 2 जा 8, बस आंसर कितना आया 7। इतना काम करना था, कितना सेकंड लगा 20 सेकंड। मन में ही आंसर आ सकता है आपका। ये सब तो मैंने बताया आपको, तरीका बताया कि ऐसे होगा, इमेजिन करो ऐसे होता होए, लेकिन करना नहीं है। करना क्या है, आई वाले का, जे वाले का और के वाले का मल्टीप्लाई कर लो कोफिशिएंट का, बाकी मामला फिट। आई बात समझ में, ठीक। तो आई वाले का, जे वाले का और के वाले का, बस ऐसे याद रख लो। आई का आई से, जे का जे से, के का के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी मामला फिट। ठीक है, क्लियर है, चलो। हाँ अब एक चीज समझो, एक चीज क्या निकालना, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, और किसी वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया। अब अगर कह दिया जाए, क्वेश्चन यहीं तक दे दिया जाए, कहेगा इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल निकालो, मतलब थीटा निकालो, तीसरा पॉइंट डाल दो, थीटा निकालना हो, थीटा कैसे निकालोगे एंगल। तो अभी एक चीज सिखाया आपको भैया, कास थीटा इज इक्वल टू सिखाया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या सिखाया, ए बी सिखाया। तो सब कुछ तो पता है ना हमें। तो बेटा कास थीटा इक्वल टू भैया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है 7। बेटा वेक्टर एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है √29, तो यहाँ लिख दिया √29 इंटू √6। आपको नहीं पता है तो कास थीटा इज इक्वल टू इसे लिख सकते हो 7 अपान √, मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 जा 54, 5 9 2 जा 6 2 जा 12, 12 और 5 कितने हो जाते हैं 17, 174 हो जाएगा, है ना। आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता तो क्या लिखते थे, कास इनवर्स 7 अपान √174, बस ऐसा आंसर छोड़ देंगे। मतलब अगर वेक्टर लगा हो, वेक्टर दिए गए हो, तो उन दोनों वेक्टरों के बीच का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर इतनी बातें, चलो आ गई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं, एक थोड़ा सा और देख लें। हाँ आओ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ले लिया मैंने, जैसे मैंने कहा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, मैंने बेटा बोल दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, मैंने जैसे बोल दिया 1/2, और कह दिया एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर्स, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान दो क्या कह रहा है। सबसे पहले एक डाटा तो दिया गया है ना, कह क्या रहा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। व्हाट आर द यूनिट वेक्टर, द वेक्टर whose magnitude is always 1. It's mean that we can say the magnitude of vector A and the magnitude of vector is also 1. हो सकता है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर A and वेक्टर B आर द यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या होता है, ए बी। हो गया काम। वेक्टर ए डॉट वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 1/2 अपान 1 इंटू 1, तो कास थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1/2। तो कास थीटा इज इक्वल टू जब 1/2 तो कास में कितने की वैल्यू 60 की, तो थीटा इज इक्वल टू बच्चा लोगों कितना आया, 60 आ गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3 तो उसमें क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में ना, तब तक के लिए बाय बाय। चलो।